हाँ जी, गुड मॉर्निंग। कल वाली बात को हम कंटिन्यू करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे निदान पंचक की, जिससे हम रोगों को डायग्नोज कर सकते हैं। उसमें हमने डिस्कस किया था निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति। हम अभी निदान पे ही डिस्कशन कर रहे थे कि निदान क्या होते हैं और उनको हम कैसे उनसे हम मतलब अपनी जो व्याधि है उसका डायग्नोज कर सकते हैं। और सबसे ये जानना जरूरी है, क्योंकि निदान का परिवर्जन होने पर, निदान को हटा देने से ही व्याधि ठीक हो जाती है। इसलिए निदान के बारे में, के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमने असत आत्म इंद्रियार्थ संयोग देखा था, प्रज्ञा प्रात और परिणाम देखा था। उसके बाद दोष हेतु, व्याधि हेतु और दोष व्याधि हेतु देखे थे। उसके बाद कारण दो प्रकार के और भी होते हैं, वो भी आपके दिमाग में चल रहे होंगे, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वो कारण होते हैं बाह्य कारण या बाह्य हेतु और अभ्यंतर हेतु। बाह्य मतलब बाहरी। अब हमने सब जगह ये डिस्कस किया कि दोष दूषित हो जाते हैं और उसके बाद व्याधि उत्पन्न होती है, लेकिन जो बाहरी कारण होते हैं, जैसे किसी को चोट लग गई, अब इसमें दोष कहाँ दूषित होते हैं? इसमें दोष बाद में दूषित होते हैं, पहले कारण आ जाता है। जैसे जैसे मॉस्किटो ने आपको काटा, है ना, तो मॉस्किटो काटने से क्या होएगा? मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, फाइलेरिया हो सकता है, मतलब जितनी भी ये मॉस्किटो बाइट की डिजीजेज हैं वो सारी हो सकती हैं। इसमें क्या है कि कारण पहले आ गया, मॉस्किटो बाइट हमारे पास पहले आ गई और दोष बाद में कुपित होते हैं। जब दोष कुपित होते हैं तो फिर रोग की उत्पत्ति होती है। इसी को हम आमतौर पे इंक्यूबेशन पीरियड भी कह देते हैं कि हर एक बीमारी का अलग अलग से इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो वो उतना टाइम, जो इंक्यूबेशन पीरियड का टाइम होता है, वो दोषों के कुपित होने का टाइम होता है। और जब दोष कुपित हो जाते हैं तो वो अपने सिम्टम्स प्रकट करते हैं, या जब हमें पता लगा, ऐसे नहीं ना होता कि आज ही हमें मॉस्किटो ने काटा और आज ही हमें मलेरिया हो गया। जो वो बीच का टाइम होता है, वो टाइम होता है हमारे दोषों के कुपित होने का। ऐसे में अगर अगर हम वहीं पे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लेते हैं और ज़्यादा हम मॉस्किटो बाइट से बच जाते हैं, तो हम अपनी व्याधि को दूर कर सकते हैं। या जैसे चोट लग गई, कोई गिर गया, स्प्रेन आ गया, तो इस तरह की चीज़ों से भी हमारे जो ये बाहरी कारणों में गिने जाते हैं, इनमें चोट लग जाने के बाद फिर दोष दूषित होते हैं और फिर व्याधि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से अभ्यंतर हेतु होते हैं। अभ्यंतर कारण वही होते हैं कि पहले हमारा आहार विहार दूषित होता है, उससे हमारे शरीर के जो दोष हैं वो दूषित हो जाते हैं और अपनी प्रतिक्रिया के रूप में वो दोष अपने सिम्टम पैदा करते हैं, उनको हम अभ्यंतर कारण कहते हैं। वो जब जो ये वाले जो दोष दूषित होते हैं, अभ्यंतर कारणों से जो दोष दूषित होते हैं, ये हमारे आहार विहार से होते हैं, जो कि हमें यूजुअली पता नहीं चलता। जैसे हम कॉन्टिन्यूसली कोई चीज, ठंडी चीज खाई जा रही हैं, या कोई कॉन्टिन्यूसली हम गर्म चीजें खा रही हैं। गर्म चीजें खाने से अल्टीमेटली पित्त दूषित हो जाएगा, और पित्त दूषित होने से जो पित्त के दोष हैं, चाहे वो स्किन डिजीजेस हो, चाहे वो जॉन्डिस टाइप कोई बीमारी हो, मतलब इस तरह के रोग प्रकट हो जाती हैं। फिर हम बाद में देखते हैं, अच्छा हमने तो बहुत ज्यादा गर्म चीजों का सेवन कर लिया था, इसलिए हमें ये जॉन्डिस जैसे या स्किन डिजीजेस हो गई हैं। तो ये होते हैं हमारे अभ्यंतर हेतु कारण। चाहे हमारा स्टिल बाहरी पड़ा होता है, वो हमारा आहार विहारी होता है, लेकिन इनको हम अभ्यंतर हेतु के साथ ही डिस्कस करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो इस तरह से वैसे तो कारणों को हम बहुत सारी और कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, बट आई थिंक ये सफिशिएंट है। फिर भी अगर हमें लगेगा तो हम उन्हें और कहीं पे जाके फिर से दोबारा कैटेगराइज कर लेंगे। अभी तक हमारे पास इतने रीजंस सफिशिएंट हैं कि हम कारणों के बारे में जान सकें। तो कारण को जानना और उसका निवारण करना, यहाँ पे फिर मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ, कारण को जानना और उसका निवारण करना, ये पहला ट्रीटमेंट का रास्ता है। सबसे पहले हम अगर यहीं पे अपने रोग को ठीक कर लेते हैं तो हम इजीली व्याधि से मुक्त हो सकते हैं। जब व्याधि हम यहाँ पे कारणों को इग्नोर कर देते हैं, उन्हें रिमूव नहीं करते हैं, तो जो व्याधि है वो अपने दूसरे स्टेप में चली जाती है, जिसे कि हम पूर्व रूप कहते हैं। पूर्व रूप क्या होता है?
कि कोई भी व्याधि जो है वो एकदम से प्रकट नहीं होती है। वो पहले अपने छोटे मोटे सिम्टम्स देती है और उसके बाद वो अपने पूरे सिम्टम्स देती है। जब वो अपने छोटे छोटे से सिम्टम देती है, जैसे डिस्कम्फर्ट होना, इरिटेबिलिटी होना, हमें ये अपनी बॉडी बताना शुरू कर देती है कि नॉट फीलिंग वेल, तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं इन्हें हम पूरव रूप कहते हैं। मतलब जो लक्षण होते हैं वो पूरी तरह से प्रकट नहीं हुए होते, लेकिन ये भी नहीं है कि हम पूरी पूरी तरह से फिट भी अनुभव नहीं करते हैं, तो इन्हें हम पूरव रूप कहते हैं। पूरव रूप दो प्रकार के होते हैं। इनको हम एक तो कहते हैं सामान्य पूरव रूप और दूसरे होते हैं विशिष्ट पूरव रूप। सामान्य पूरव रूप में जो डिफरेंस है वो ये आता है कि सामान्य पूरव रूप में हमें सिम्टम नजर आते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि होने वाला क्या है, मतलब कौन सी व्याधि होने वाली है, कौन सा रोग होने वाला है, क्या होने वाला है बॉडी के साथ। इन्हें हम सामान्य पूरव रूप कहते हैं। मतलब अगर हम आयुर्वेद की भाषा में कहें तो हम ये कहेंगे कि सामान्य पूरव रूप होने पे हमें ये नहीं पता चलता कि बॉडी का कौन सा दोष दूषित हो रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा दोष दूषित हो रहा है, तो हम वहां पे उस दोष को सम अवस्था में लाने के लिए कोई प्रयास कर सकते हैं, कोई एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये पता नहीं चलता कि कौन सा दोष दूषित होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने कारणों पे जाके थोड़ा सा फोकस कर लें, कारणों को जाके एनालाइज कर लें, तो शायद हमें अपना दोष भी पता चल जाए कि हमने क्या गलत किया है और हम कहाँ पे जाके रिकवर कर सकते हैं। एक होते हैं विशिष्ट पूर्व रूप। विशिष्ट पूर्व रूप वो होते हैं जिसमें हमें सिम्टम मतलब जो हमारी बॉडी में नजर आ रहा है उससे हम थोड़ा सा असेस कर सकते हैं या थोड़ा सा ज्यादा असेस कर सकते हैं कि कौन सा रोग आने वाला है, कौन से दोष का रोग आने वाला है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताई है इसमें कि ज्यादा जरिम्बा आने से, यान उबासियां ज्यादा आने से हमें ये पता चल जाता है कि जो आने वाला समय है वो वातज ज्वर का आने वाला है, कि हमें वातज ज्वर होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से लॉस ऑफ एपेटाइट होने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा पित्त दूषित हो रहा है और जॉन्डिस आने वाला है, अगर कारण भी उसके साथ मैच कर रहे हैं तो इस तरह से ये हमारे विशिष्ट पूर्व रूप होते हैं। यहाँ पे इस स्टेज पे अगर हम अपने दोषों के बारे में जानकर कि कौन सा दोष हमारा वृद्धि या क्षय को प्राप्त होने वाला है, तो अगर हम वहां पे उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो हम यहीं पे अपने रोग को, अपनी व्याधि को खत्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा सा अवॉइड कर जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो हम जो हमारा रोग है उसकी तीसरी स्टेज में एंटर कर जाते हैं, यानी कि रूप। रूप अब ये होता है कि जो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं वो अच्छी तरह से प्रकट हो जाते हैं। छोटे सिम्टम बड़े सिम्टम बन के बड़ा रूप लेके हमारे सामने आ जाते हैं। इसे हम ये कह सकते हैं कि जो अति सूक्ष्म व्याधि है, अति सूक्ष्म मतलब जो छोटी छोटी जो हिडन सी चीजें हैं वो हमारी बॉडी में सामने आनी नजर हो जाती हैं। तो इनको भी हम अगेन वही दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं लक्षण और एक होते हैं चिन्ह। लक्षण वो होते हैं जो पेशेंट बताता है, रोगी खुद बताता है, और चिन्ह वो होते हैं जो चिकित्सक देखता है, डॉक्टर स्वयं अपने पेशेंट की बॉडी के ऊपर देखता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल लक्षण क्या होते हैं, जैसे पेशेंट आके ये कहता है जी मेरे को पेट दर्द हो रहा है, या मेरे को भूख नहीं लगती है, या खाना खाने के बाद मेरे को पेट में अफारा आ जाता है, या मुझे लूज मोशन लगी हुई हैं, या मुझे हेडेक हो रहा है, या मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये चीजें पेशेंट बताता है, और इन सब को देखते हुए जो डॉक्टर है वो रोगी के चिन्ह देखता है, साइंस देखता है। जैसे मान लो कि पेशेंट ये कह रहा है कि मेरे सिर को चक्कर आ रहे हैं, तो हम ब्लड प्रेशर की तरफ पिक्चर जा सकती है, तो हम पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना, उसका ब्लड प्रेशर नापना, ये चिन्ह है जो डॉक्टर देखता है। इसी तरह से पेशेंट ये कहता है कि मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है या पसीने आ रहे हैं, तो थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर चेक करना ये चिन्ह हो जाएगा। या पेशेंट ये कहे जी मेरे को तो
लूज मोशन आ रही हैं या मेरे पेट में दर्द होता है, तो डॉक्टर उसके पुरीश की जांच करा के ये देखे कि उसमें कहीं वॉर्म्स तो नहीं है, या पेशेंट ये कहे कि मेरे को लंबर रीजन में बहुत पेन हो रही है, पेट के किसी पर्टिकुलर हिस्से में पेन हो रही है, या पेशेंट ये कहे कि मेरे को यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, और डॉक्टर उसका यूरिन चेक करा के ये बताए कि यूरिन में इन्फेक्शन है, पस है वहां पे। या इसी तरह से नाड़ी देखना, या पेशेंट की जीभ देखना, या आईज को देखना, उसकी स्किन को देखना, पेशेंट को लिटा के उसको पैल्पेट करना, उसके एब्डोमेन को पैल्पेट करना। उसका मतलब ये भी जब हम करेंगे कि पेशेंट डॉक्टर अपने पेशेंट को किस प्रकार से चेक करे, ये हम आगे कहीं जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारे चिन्ह होते हैं जो डॉक्टर पेशेंट की बॉडी के ऊपर देखता है, ठीक है। और लक्षण वो होते हैं जो रोगी खुद बताता है। पहले रोगी अपनी समस्या बताएगा, उसके बाद डॉक्टर उस समस्या को देखते हुए उसके हिसाब से ये डिसाइड करेगा कि इसको क्या क्या सिम्टम, क्या क्या चिन्ह आ रहे हैं, हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, या मैंने इसमें क्या देखना है। इसके बाद आ जाता है उपशय। उपशय भी दो, या मतलब ये मैंने पहले भी बताया था कि समटाइम्स जो पेशेंट सिम्टम बताता है और जो हम साइंस देखते हैं, जो पेशेंट सिम्टम बताता है उससे हमें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है कि जो डिजीज है वो किस तरीके से जा रही है। जैसे मान लीजिए कि पेशेंट ने आके ये कहा कि मेरे को फीवर है, हमने उसका फीवर थर्मामीटर लगा के फीवर भी चेक कर लिया, और ठीक है उसमें टेम्परेचर रेज्ड आ रहा है, लेकिन अब रीजन समझ में नहीं आ रहा है कि उसको जो फीवर है वो मलेरिया की वजह से है, टाइफाइड की वजह से है, यूटीआई की वजह से है, यूआरटीआई की वजह से है, मतलब बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ हम निदान से शुरुआत करेंगे। पहले हम कारण देखेंगे कि पेशेंट से कारण पूछेंगे कि क्या वजह हो सकती है कि उसको फीवर है। मतलब पेशेंट बता सकता है कि मेरे को यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन ठीक से पास नहीं हो रहा, तो हमारा डायग्नोस थोड़ा सा बन जाता है कि हाँ यूटीआई का समस्या हो सकती है। पेशेंट ये कहता है कि मेरे को खांसी जुकाम है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीजेस में भी बहुत कुछ आ जाता है। अस्थमा हो सकता है, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। मतलब उसको वहां पे जाके हमें फाइनल डायग्नोज बनाना, या तो हम सिंपली, आजकल यही चल रहा है कि हम उसे एक सिंपल मेडिसिन दें, जो जैसे एलोपैथी में एंटीबायोटिक दिया कि पता ही है कि इन्फेक्शन होएगा, एंटीबायोटिक दिया और पेशेंट ठीक हो गया, इसमें कोई ज्यादा मतलब एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब पेशेंट ठीक नहीं हो रहा होता है, हमें फाइनली, जब हम खुद भी कई बारी कंट्रोवर्सी में होते हैं कि नहीं हमने फाइनल डिसीजन लेना है, तो हमें किसी हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसे हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहते हैं, उपशय कहते हैं, जिसमें हमने पेशेंट का एक्चुअल में डायग्नोस बनाना होता है। यूआरटीआई बना देना इज नॉट सफिशिएंट। उसके अलावा भी हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे है क्या, इन्फेक्ट कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा, किस स्टेज में हम लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट के आहार विहार को चेक करेंगे, औषध का प्रयोग करके देखेंगे, या तो यही होता है कि दवाई दे के देख ली, अगर तो पेशेंट ठीक हो गया देन इट इज ओके कि हमारा डायग्नोस सही था। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा डायग्नोस सही नहीं हो पाता है इन केस, तो हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशंस पे डिपेंड होना पड़ता है, और उन इन्वेस्टिगेशंस के आधार पे हमारा जो है फाइनल डायग्नोस बनता है। इसमें समय भी लग सकता है और पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस भी करवाने पड़ते हैं। लेकिन जब कंट्रोवर्शियल स्टेट हो, बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जो कंट्रोवर्शियल होती हैं, जो जिनके सिम्टम्स आपस में मैच कर रहे होते हैं, तो फिर तो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशंस की हमें हेल्प लेनी ही पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन कोई भी हो सकती है, वो ब्लड टेस्ट भी हो सकते हैं, एक्सरे, रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकती हैं, नाड़ी नाड़ी भी चेक करके हम देख सकते हैं, नाड़ी परीक्षा भी हो सकती है। वो अष्टविध परीक्षा हम आगे कहीं डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने उपशय के बारे में किया। नेक्स्ट हम संप्राप्ति करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।